हेलो फ्रेंड्स, ये जो है परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 5 है ना। लेक्चर नंबर 5 है ये परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में किसकी बातें हुई हैं? लेक्चर नंबर 4 में बातें हुई थॉमसन के परमाणु मॉडल की बातें हुई हैं और उनकी कमियों के बारे में बताया गया है। और लेक्चर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या किया पता है? रदरफोर्ड ने क्या किया? सोने की पतली पन्नी ली। ये सोने की पन्नी है। सोने की पन्नी, अंग्रेजी है गोल्ड फॉइल। सोने की पन्नी ली, उस पर क्या किया? अल्फा कणों की बौछारी करा दी, बमबारी करा दी। अल्फा कणों को ध्यान दें, अल्फा कणों को प्राप्त किया गया था रेडियम गन। एक है रेडियम गन, इसको कहते हैं अल्फा कण उत्सर्जक। अल्फा कणों की प्राप्ति जो है रेडियम गन से हुई थी। एक रेडियम गन होता है जिससे निकलता है अल्फा कण। अल्फा किरणें कहते, किरणें या अल्फा कण निकलती हैं। तो ध्यान दें, जब क्या हुआ, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई तो देखा गया कि जो अधिकांशतः अधिकतर अल्फा किरणें थी, ये तो मैंने दो बनाया है, दो नहीं बहुत सारी अधिकांश कह सकते हैं ना, अधिकांश अल्फा किरणें जो थी वो सोने के पन्नी के आर पार हो गई। सोने के पन्नी के आर पार हो गई और सोने की पन्नी पर लगभग 20,000 कणों की 20,000 अल्फा कणों की बमबारी की गई थी। लगभग 20,000 अल्फा कणों की बमबारी या बौछार किया गया था सोने की पतली पन्नी पर, जिसमें से लगभग 90% अल्फा किरणें क्या थी? सोने की पन्नी के आर पार हो गई थी। लगभग 90%। ठीक है, तो यही कहा गया कि अधिकांश किरणें जो है सोने की पन्नी के आर पार हो गई। ये पहला घटना है कि अधिकांश, शुरू में जो है अल्फा किरणें जो है, ये आप मान सकते हैं ये इसका केंद्र है। क्या है ये? सोने की पन्नी का केंद्र है, जिसको परमाणु मान लिया आप। सोने, हाँ परमाणु मान लें कि स्टार्टिंग में जब अल्फा किरणें जा रही थी शुरू में तो सोने की पन्नी की आर पार हो गई, लेकिन जैसे जैसे अल्फा किरणें केंद्र की ओर बढ़ रही थी वो सीधे ना जाकर अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो गई? मुड़ गई। विक्षेपित या विचलित हो जाना, इसको बोलते हैं मुड़ जाना। आप ये समझे, जैसे देखो ये अल्फा कण जो है ये गया, ये नाभिक से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है और ये अल्फा कण नाभिक से थोड़ा पास। तो जो अल्फा कण, केंद्र कहो नाभिक मत कहो, जो अल्फा कण केंद्र के ज्यादा पास था वो ज्यादा मुड़ा और जो अल्फा कण केंद्र से थोड़ा दूर था वो कम मुड़ा। मुड़े दोनों मुड़े, लेकिन जो अल्फा कण केंद्र के पास था वो ज्यादा मुड़ा, उसमें ज्यादा विचलन हुआ, और जो अल्फा कण केंद्र के से थोड़ा दूर था वो कम मुड़ा। यही घटना यहां भी है कि जो दूर था, देखो ये दूर है केंद्र से, ये कम मुड़ा और ये वाला क्या मुड़ा? ज्यादा। तो आप बस ये जाने कि जैसे जैसे अल्फा कण जो है, अल्फा किरणें केंद्र की ओर बढ़ रही थी वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी। और तीसरा कंडीशन क्या है कि ये मतलब 20,000 कणों में से एक अल्फा कण, इसको बोलते बहुत कम। अपने भाषा में जानो, बहुत कम का मतलब 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग पे क्या आ गया? वापस, उसी मार्ग पर वापस आ गया। ये तीन घटनाएं देखी गई और उसके संबंध में रदरफोर्ड ने बताया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अभी आप समझें, इन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा किरणें, देखा ऐसा प्रयोग करके देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की पन्नी के आर पार हो गई। इसका मतलब बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला, तभी तो आर पार निकल गई। खोखला होना चाहिए, ज्यादातर भाग परमाणु का क्या होना चाहिए? खोखला। तो यही कहा था कि अधिकांश अल्फा किरणें सोने की पन्नी की आर पार हो गई। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है।
अब अगला पॉइंट है कि जैसे जैसे अल्फा किरणें केंद्र की ओर बढ़ रही थी वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी। आप जानते हैं कि अल्फा कण धनावेशित होती है, मैंने कल लिखाया था यार, Hi डबल प्लस होता है ना, ये जानते रहिए अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित। आप अल्फा कण के बारे में जानते हैं लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते कि ये धनावेशित है कि ऋणावेशित है, ये कैसा है, आपको ये नहीं पता है। अच्छा जब सुनो पहले, अगर अल्फा किरणें यहाँ आ रही है, मतलब इसके पास आ रही है, अगर अल्फा किरणें इधर ना जाकर उसकी तरफ मुड़ गई होती, इसका मतलब आप क्या समझते? इसमें कोई माइनस निगेटिव चार्ज, कोई ऋणावेशित वस्तु है जो कि प्लस वाले को आकर्षित कर रहा है, यही समझते कि नहीं आप? कि अगर ये अल्फा किरणें जो है केंद्र की ओर बढ़ने पर उसकी तरफ मुड़ जाती, उससे दूर ना मुड़कर उसकी तरफ मुड़ जाती, वो भी विचलन हुआ, मुड़ना का मतलब विचलन हुआ, लेकिन अगर उसकी तरफ मुड़ जाती तो आप बोलते हैं कि ये इसमें कोई ऋणावेशित वस्तु है जो कि इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। लेकिन यहाँ दोनों में क्या घटनाएं देख रहे हैं, ये विचलित हो रही हैं लेकिन केंद्र से दूर। आप लिख भी सकते हैं कि केंद्र की ओर जाने वाली ये ठीक है ना, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी, इसका मतलब समझेंगे कि परमाणु के केंद्र में कोई क्या है, धनावेशित वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु है जिसपे क्या है, धनावेश है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि केंद्र की ओर जाने वाला अल्फा कण, ठीक है, और कौन सा अल्फा कण गया था, लिख सकते हैं ब्रैकेट में 20,000 में से एक, यहां लिखेंगे बीच में, लगभग 20,000 में से लगभग 20,000 में से एक केंद्र की ओर जाने वाला अल्फा कण, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लगभग 20,000 में से एक, जिस मार्ग पे गया था उसी मार्ग पर वापस आ गया और यहाँ जो कोण बना जैसे गया था वैसे आ गया, तो कोण बनता है 180 अंश, 180 अंश के कोण पर वापस आ गया, और यहाँ कोण 90 अंश से अधिक बना था, ठीक है, 90 अंश या उससे अधिक। आप उस पर बात ना करें, मुड़ेगा तो भाई कोण बनेगा कुछ। हाँ ध्यान दें, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि परमाणु के केंद्र में, भाई केंद्र धनावेशित वस्तु है, और ध्यान दें कि देखो अगर अल्फा किरणों ने इसको हटा दिया होता, मान लीजिए हम ये प्लस है, प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण होने के दो तरीके हो सकते हैं, ये भी हट तो हट सकता है। देखो मान लीजिए जैसे देखो ये दो प्लस हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर दोनों, ध्यान दें, दोनों आवेशों में से प्लस प्लस में से अगर एक हल्का एक भारी रहा होगा, एक हल्का एक भारी होगा, तो हल्का वाला प्रतिकर्षित होगा, भारी वाला पड़ा रहेगा, प्रतिकर्षण होगा लेकिन भागेगा कौन, हल्का वाला, भारी वाला नहीं जाएगा। तो यही बात है कि ये भारी था, परमाणु का जितना द्रव्यमान सब केंद्र में होता है, जितना भी धनावेश वो सब कहाँ होता है, हाँ, धनावेश होने पर ही प्रतिकर्षित कर रहा है, और वो प्रतिकर्षण की वजह से वो भाग रहे हैं, इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो यही बोलेंगे आप कि इसका अर्थ है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश एक छोटे से आयतन, कि परमाणु का इतना आयतन है, इसका आयतन बहुत कम है कि नहीं, एक सूक्ष्म आयतन में परमाणु खुद सूक्ष्म होता है, उसमें भी बहुत छोटा, एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा गया, नाभिक या केंद्रक। इस प्रकार नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया क्या, ऐसा लिखना चाहिए था कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके निम्न निष्कर्ष निकाले। अगर आपने लिखा हो तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा ऊपर कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, रदरफोर्ड ने क्या है जी, शांत रही, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाला, निम्न निष्कर्ष निकाला। क्या क्या निष्कर्ष निकाला, अब लिख लेंगे आप, बेहतर रहेगा कि ये प्रयोग किया, ये निष्कर्ष निकला। फटाफट लिख लिया आप लोग।
ध्यान दें आप। अब हम आपको निकलवाएंगे कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में संबंध। आप अभी बताएंगे आपको कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, संबंध निकलवाएंगे। उसके बाद आपको निकलवाएंगे परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन में संबंध। ठीक है, ध्यान दिया। आप हेडिंग कर लें, पहले आप समझ लें थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद लिखें आप। अरे लेक्चर नंबर 5 मिट गया। एक आपका लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा देखिए ध्यान से आप ये जानते रहिए कि जो नाभिक, ये नोटिस वाला पॉइंट है, पूछता है कभी कभी कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। सामान्य केस में परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, या क्या लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁸ सेमी। और नाभिक की त्रिज्या जानते कितनी होती है, ये भी रटेंगे आप, याद करेंगे। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेमी। इसको आप बोल सकते हैं एक फर्मी। क्या बोल सकते हैं आप? एक फर्मी। अभी ध्यान दें, अभी मैं दोनों में संबंध निकाल लूं कि परमाणु त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या कहें चाहे आकार कह दें, परमाणु का त्रिज्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? परमाणु की त्रिज्या या आकार तथा नाभिक की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या या आकार में संबंध। क्या निकालेंगे आप? परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए ठीक, देखिए ध्यान से, 10⁻⁻10 होता है। आप ऐसा लिखिए पहले, परमाणु की त्रिज्या, आप इसको लिख सकते हैं आर एटम। आर एटम का मतलब रेडियस ऑफ एटम, और लिख रहा हूं आर न्यूक्लियस। समझ पा रहे हैं आप? ये आर एटम है, ये आर न्यूक्लियस है। ये आर एटम कितना होता है? परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कहेंगे। इसका होगा 10⁻⁻15 मीटर। चलो मैं कर दे रहा हूं मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। जब ये वैल्यू होगा तो बताओ, अच्छा ये ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा आपको? आर एटम बाई आर न्यूक्लियस 10⁻⁻10 इंटू 10⁻15 बचे होगा ना ऐसा, फिर 10⁻5 बचेगा। आप लिख सकते हैं क्या पता है? आर एटम इक्वल टू 10⁻5 ना हो, आर न्यूक्लियस, है कि नहीं? ध्यान से देखो यार, समझो पहले, जो परमाणु की त्रिज्या होती है ना, आर एटम क्या होगा? 10⁻5 इंटू आर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? यही सॉल्व कर रहे हैं आप। तो आप ये जानते रहो कि अगर मैं परमाणु त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या में 10⁻5 से गुणा करूंगा तब जाके वो इसके बराबर आएगा। किसके? परमाणु की त्रिज्या के। नाभिक की त्रिज्या में अगर आप 10⁻5 से गुणा करेंगे अर्थात 1,00,000, 10⁻5 को बोलते हैं 1,00,000, 1,00,000 से गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर आएगा परमाणु की त्रिज्या के। तो आप लिख सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या, ऐसा बोलो, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से, आ रहा है कि नहीं देखो उसमें वीडियो में, त्रिज्या से
10 के पावर 5 गुनी अधिक है। ये अधिक है और वो कम कहेंगे। ये परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितना अधिक है? 10 के पावर 5 गुनी अधिक है। समझ पा रहे हैं आप? अब मैं आपको निकलवा रहा हूं परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन में संबंध। परमाणु भी गोला है, नाभिक भी गोला है, तो गोले के आयतन का फार्मूला पता है ना? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर। ध्यान दें, अब निकलवा रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ, यहां लिख लेंगे ऊपर आप, परमाणु आयतन, परमाणु के आयतन क्या हुआ, तथा नाभिक के आयतन, तथा नाभिक के आयतन में संबंध। आयतन में संबंध, तो क्या लिखेंगे? परमाणु आयतन वॉल्यूम ऑफ एटम बाई क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आप इसको मान सकते हैं 4/3, इसको पाई r1 क्यूब मान लो, इसको क्या मान लीजिए? पाई r2 क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, r1 क्यूब अपन r2 क्यूब। r1 r2 क्या है? r क्या है? त्रिज्या है। r1 क्या है? हाँ, r1 परमाणु की त्रिज्या है और r2 किसकी त्रिज्या है? नाभिक की। r1 क्या है? परमाणु की त्रिज्या है, R2 केंद्र, और R2 क्या है? नाभिक की त्रिज्या। समझ पा रहे हैं आप लोग ना? नाभिक की त्रिज्या। अब देखो, भी एटम और क्या लिखेंगे? भी न्यूक्लियस। आप इसको क्या लिख सकते हैं? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर -10 मीटर। और ये कितनी होती है? 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, वहां क्या करेंगे पता है? तो आप जब 10 के पावर -10 मीटर का क्यूब करेंगे और यहां करेंगे 10 के पावर -15 मीटर का क्यूब, तो क्या मिलेगा आपको? आपको यहां मिलेगा 10 के पावर -30 मीटर क्यूब और यहां मिलेगा 10 के पावर -45 मीटर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा अपना 45 हो जाएगा, 15 बचेगा कि नहीं? 15 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 के पावर 15 इंटू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। समझ पा रहे हैं आप कि भाई ये जो है, ये जब ऊपर जाएगा 10 के पावर 45 हो जाएगा, -30 + 45 15 बचेगा, होगा कि नहीं 15? तो आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 के पावर 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आप ये लिख सकते हैं कि परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का इतना गुना क्या होता है? अधिक। आयतन से परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से, हाँ, 10 के पावर 15 गुना अधिक होता है। परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से, नाभिक के आयतन से 10 के पावर 15 गुना अधिक होता है। समझ पा रहे हैं आप? कितना लिखे फटाफट? जब पहुंचे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से आप, ये क्लियर है ना? थोड़ा जानते रहिए कि परमाणु की त्रिज्या जो है नाभिक की त्रिज्या से इतनी गुनी अधिक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से इतनी गुनी कम है। ऐसे आप यहाँ कह सकते हैं कि परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से इतना गुना अधिक है, या कह सकते हैं कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से इतना गुना कम है। जानते हैं इसके विषय में ऐसी बात बताई गई है
कि जैसे ध्यान दें, कोई फुटबॉल का ग्राउंड होता है, इसके विषय में बताया गया कि जैसे फुटबॉल का कोई ग्राउंड हो, अगर उसके ग्राउंड के बीच में फुटबॉल रख दिया जाए तो उस पूरे ग्राउंड को परमाणु मान लिया जाता है, और बीच में जो रखा है फुटबॉल है उसको नाभिक मान लिया जाता है। अगर फुटबॉल का कोई बड़ा ग्राउंड हो, कोई ग्राउंड हो, उसके बीच में फुटबॉल रख दिया जाए तो फुटबॉल को क्या मान लिया जाता है? हाँ, नाभिक। और उस पूरे ग्राउंड को क्या मान लिया जाता है? परमाणु। ऐसी तुलनाएं की गई हैं। अब आप हेडिंग क्या करेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या नाभिकीय मॉडल, या ग्रहीय मॉडल, या सोलर मॉडल। कितना नाम है ये बातें ना हो। ए बातें ना करो यार। क्या लिखेंगे आप? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल, नाभिकीय मॉडल या ग्रहीय मॉडल, या सोलर मॉडल। तो ध्यान दें, रदरफोर्ड के ये परमाणु मॉडल है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो अब पहले आप लिखेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख बातें, या की प्रमुख तथ्य, ऐसा लिखो, के प्रमुख तथ्य निम्न है। क्या क्या बातें बताई गई हैं? निम्न है, प्रमुख तथ्य निम्न है। कौन कौन से तथ्य हैं भाई? इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया, सुनो ध्यान से। इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ऐसा लिख, पहले लिख लो ऐसे कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर होती है। और इन्होंने ये कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? जिसे थॉमसन ने कहा था ठोस होता है, परमाणु जो है ठोस होता है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है। अगला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक होता है तथा नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं, जिन्हें कोश या कक्षा
अंग्रेजी है सेल और ऑर्बिट कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दें आप, इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का केंद्र है, इसमें नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होती है, बहुत से वृत्ताकार मार्ग होते हैं। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे बातें ना हो। क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत से वृत्ताकार मार्ग होते हैं। यही वृत्ताकार मार्ग बनाए गए आपको, इन्हें आप कह सकते हैं कोश या कक्षा। क्या कह सकते हैं आप, ये कोश या कक्षा कहें आप, कोश या कक्षा। इनका नाम भी दिया गया है, आप इसका नाम देख KLMNO ऐसा नाम दिया है। ठीक है, के का मतलब पहला कोश, के का मतलब क्या है, पहला कोश। ये पहला कोश है, दूसरा कोश है, तीसरा कोश है, चौथा कोश है, पांचवा कोश है। और ये लिख सकते हैं ना, इसे मतलब कोश या कक्षा को यन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे भाई, हाँ, कोश या कक्षा को यन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कभी शून्य नहीं होता, कभी शून्य नहीं होता। इसका मान 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब इसका मान जो है कभी जीरो नहीं, कोश का मान कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु है तो परमाणु में एक कोश रहेगा जरूर। एक ही कोश हो, दो ही कोश हो, बात अलग है, लेकिन अगर परमाणु है तो उसमें कोश रहेगा। बगैर को उसके परमाणु संभव नहीं। तो यही लिखा गया कि कोश का मान कभी जीरो, परमाणु में कोश का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। परमाणु में कोश का मान 1 2 3 4 से अनंत तक हो सकता है। यहां तक आ रहा है ना। ध्यान दीजिए आप, बस थोड़ा सा ये लिख लें, बस इसके बाद छोड़ दूंगा। ध्यान दिया, छोड़। क्या है, देखो रदरफोर्ड का अगला मॉडल क्या था। आपने क्या लिखा, सुन लो आप, कि आपने लिखा कि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत से वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं, जिन्हें कोश या कक्षा कहा जाता है। अब बताया गया कि उसी कोश या कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हुए पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता हुआ पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोश या कक्षा में ठीक उसी प्रकार गति करता हुआ पाया जाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर उसके सभी ग्रह, या पृथ्वी भी कह सकते हैं, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर उसके सभी ग्रह। इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, ग्रहीय मॉडल या सोलर मॉडल। ग्रहीय मॉडल या, हाँ, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो ग्रहीय मॉडल कह सकते हैं या सोलर मॉडल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले कोश में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार गति करता हुआ पाया जाता है या गति करते हुए पाए जाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर उसके सभी ग्रह ना, या पृथ्वी भी कह सकते हैं। इसीलिए इस मॉडल को सोलर मॉडल, सौर मॉडल या ग्रहीय मॉडल कहा जाता है। इसके बाद इसकी कमियां देखें। हाँ, रदरफोर्ड ने एक बात और बताया था, सुन लें आप, समझ लें। उन्होंने कहा था कि जैसे मान लो, इस पॉइंट लिखवाना चाहिए, मैं इसको लिखाऊंगा अगले जब नील्स बोर का पढ़ाऊंगा वहां लिखवाऊंगा, लेकिन आप समझ लें, कई लोग लिखवाते हैं कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है नाभिक के बाहर, जैसे ये गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन ना, और कोई पूछेगा कि ये नाभिक में क्यों, उन्होंने बताया कि नाभिक में ये नहीं गिरेगा। इन्होंने बताया कि नाभिक में नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? इन्होंने कहा कि जैसे जब अगर कोई भी वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग में गति करती है ना, एक बात यह है कि ये प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होगा। इसको आप नाम दे सकते हैं अभिकेंद्र बल। क्या नाम दे सकते हैं? या आप इसको बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसका आधुनिक भाषा में कि विपरीत आवेश अगर हो,
आवेश हो तो उनके बीच में कार्य करने वाले बल को आप क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इस बल का नाम होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और जब वृत्तीय मार्ग में गति करेगा तो बाहर भी एक बल उसको फेंकता है। जैसे कोई वस्तु होती है, अगर वो वृत्तीय मार्ग में गति करती है ना, वो अंदर की तरफ नहीं गिरती। जानते हैं उस केस में, या समझे कि वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो उसका मतलब क्या है कि जितना बल उसको अंदर की तरफ खींच रहा है उतना ही बल कहाँ खींच रहा है? बाहर की तरफ। अगर इसमें से एक भी बल प्रभावी हुआ, जैसे अंदर वाला बल प्रभावी हुआ तो वो अंदर गिर जाएगा, बाहर वाला बल प्रभावी हुआ तो कहाँ गिर जाएगा? बाहर। समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर वृत्तीय मार्ग में गोलाकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसको एक बल अंदर की तरफ खींचता है, जिसको आप बोलते हैं अभिकेंद्र बल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभिकेंद्र बल। और एक बल उसे बाहर की तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। तो इन्होंने बताया कि हाँ, कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अंदर गिरता, मतलब कहीं गिरता उड़ता नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है, इनकी कमियां देखें आप, इनकी कमी क्या है? इनकी कमी को बताया जो है सबसे खराब कमी थी कह सकते हैं। ठीक है, इनकी कमी को बताया रदर कह सकते हैं ना, ये मैक्सवेल ने, क्लार्क मैक्सवेल नाम है। इन्होंने फिजिक्स में अपना सिद्धांत दिया, फिजिक्स में सिद्धांत दिया है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। फिजिक्स में अपना सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में क्या बताया इन्होंने बताया कि अगर कोई भी आवेशित कण, इन्होंने बताया है कि यदि कोई भी आवेशित कण गति करेगा तो वो अपना ऊर्जा निकालेगा। क्या निकालेगा? ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन भी तो आवेशित कण है। अगर कोई भी आवेशित कण गति करता है तो ऊर्जा निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है, वो भी गति कर रहा है, वो भी ऊर्जा निकालेगा। उससे उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। क्या आएगी? और आपकी जानकारी के लिए सुन लो, बता रहा हूं। जैसे ये लंबा कोष है, मतलब ये कोष है। जैसे ये भी कोष है, ये भी कोष है। जो ये सब गोले का दिखाया नहीं कि ये सब कोष है। ये नजदीक, नाभिक के नजदीक का कोष है, वो नाभिक से दूर वाला कोष है, वो नाभिक से और दूर वाला कोष है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोष नाभिक से जितना अधिक दूरी पर होता है उस कोष की एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, उतनी अधिक होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा कोष में, बड़ा कोष में गति करेगा वो। तो मान लीजिए बड़े कोष में गति कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही अगर गति कर रहा है तो एनर्जी निकालेगा। पहली बात ये बता दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो क्या निकालेगा। लेकिन मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बताया था। इन्होंने कहा था कि आवेशित कण कोई भी हो, अगर वो गति कर रहा है तो एनर्जी निकालेगा। तो वही ठीक लगा दिया गया इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, वो भी गति कर रहा है, वो भी एनर्जी निकालेगा। यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर देखो एनर्जी निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो उसी कोष में गति नहीं कर सकता, अब उससे कम वाले कोष में आएगा, अर्थात नाभिक के पास। फिर गति करेगा, फिर एनर्जी निकालेगा, फिर नाभिक के पास आएगा। ऐसा वो कंटिन्यू करता रहेगा, एनर्जी निकालता रहेगा, हाँ, तो नाभिक के पास जाता रहेगा और अंत में नाभिक में चला जाएगा। मतलब सुनो ध्यान से, ये सब बातें थियोरेटिकल हैं। उन्होंने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, रदरफोर्ड ने कहा था। इन्होंने बताया कि अगर ऐसा कर रहा होगा आपके अनुसार, जो कि आप बता रहे हैं कि ऐसा गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, तो इन्होंने बताया कि अगर ऐसा गति कर रहा होगा तो वो गति करते हुए कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में। एनर्जी निकालता रहेगा, नाभिक में गिर जाएगा, जो कि वास्तविक बात नहीं है। अच्छा बताइए, वास्तव में अगर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाए, क्या परमाणु स्थायी नहीं रहेगा? और अगर परमाणु नहीं रहेगा तो सभी वस्तुएं कहाँ से? सभी वस्तुएं परमाणु से बनी है ना। जब परमाणु ही स्थायी नहीं है तो वस्तुएं परमाणु से कैसे बनी है? पदार्थ परमाणु से कैसे बने? ये मतलब जैसा उन्होंने कहा उसी पर इन्होंने तर्क दिया। उन्होंने भी अपना तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा नाभिक के चारों ओर। इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है तो एनर्जी निकाल लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। एनर्जी निकालेगा तो नाभिक के पास चला जाता जाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। तो यहां जानते हैं वास्तव में परमाणु स्थायी है, लेकिन परमाणु स्थायी क्यों है इसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि परमाणु स्थायी क्यों है ना। वास्तव में तो परमाणु स्थायी है, लेकिन इन्होंने जो बताया था कि अपना जो मॉडल दिया था उसके अनुसार तो परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा? अर्थात परमाणु अस्थायी होगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है? स्थायी। तो यही लिखा गया, ये आप यही लिखिएगा कि यह मॉडल जो है परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इसके अलावा अगर जगह होगा ना तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं कल ही लिखाऊंगा कि यह मॉडल जो है
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, ये सब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और कल आपको थोड़ा सा बताऊंगा परमाणुओं के प्रतीक के बारे में कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ठीक है। आज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से जो है ना आप यहीं तक पढ़िए। कल एक कम इसका भी लिखवा दूंगा और एक दो कमी लिखवा दूंगा इसका। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा परमाणुओं का प्रतीक कि परमाणुओं को या तत्वों को कैसे दिखाया जाता है, परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखा जाता है, ये सब नाम में दिया गया था, ठीक है। आज के लिए इतना है, ठीक है। आज आप इतना ही पढ़िए, बाकी की जो बातें होंगी वो लेक्चर नंबर 6 में की जाए, ठीक।